अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली सारे खैर खैरियत से होंगे। आज का जो नया टॉपिक है दैट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे कहते हैं, इट्स इफेक्ट्स एंड देयर रेमेडीज। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, इसको हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन है, डिफिनेशंस है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, रेमेडीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करें कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। ठीक है, inflation is defined as a sustained increase in the price level or a fall in the value of money। ठीक है, एक तरफ पे जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होता है, और जो मुख्तलिफ आइटम्स के, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के, मुख्तलिफ सर्विस के जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है, और दूसरी तरफ पे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, यानी मतलब ये है कि हमारा जो परचेसिंग पावर है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे पास हमारी मनी की इतनी वैल्यू नहीं होती कि जो हाई प्राइस के जो प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज, उसको हम परचेज कर सकें। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्राइस लेवल में इंक्रीज आता जाता है, और जो वैल्यू ऑफ मनी उसमें डिक्रीज आता जाता है। इन्फ्लेशन इज अ राइज Inflation is a rise in the general level of prices of goods and services। जो goods and services के जो prices है वो increase हो जाते हैं in the country over a period of टाइम। जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज होता जाता है। तो प्राइसेस इंक्रीज होते जाते हैं, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होता जाता है, जैसे हमारा जो परचेजिंग पावर है वो कम होता जाता है। इन अ ब्रॉड सेंस, इन्फ्लेशन इज दैट स्टेट इन विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज ऑन वन हैंड एंड वैल्यू ऑफ द मनी फॉल्स ऑन द अदर। और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम होता जाता है, और प्राइस गुड्स और सर्विस के इंक्रीज होते जाता है। एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्रीज हो जाते हैं, द वैल्यू ऑफ अ करेंसी डिक्लाइंस। जो उसका जो कास्ट ऑफ गुड और जो कास्ट होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉस्ट होता है वो इंक्रीज होता है, और जो करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डिक्लाइन होता है। बिकॉज यू वोंट बी एबल टू परचेज एज मच with that currency as you could have last month or year। आप उसी करेंसी से उतनी तादाद से प्रोडक्ट सर्विसेज परचेज नहीं कर सकते जितना आपने पिछले साल किया था, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, राइज हो गया, जिसकी वजह से आपके पास जो मनी है उससे आप वो प्रोडक्ट सर्विसेज परचेज नहीं कर सकते जिस जो आपने लास्ट ईयर किया था या लास्ट उसमें किया था, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया हमारा। ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू फ्यू इकोनॉमिस्ट। मायर जो है, मायर ने इन्फ्लेशन की डिफिनेशन किया है। सिंपल डिफिनेशन है मायर, MEYER, एन इंक्रीज इन द प्राइसेस दैट अकर्स आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन अटेंड। जो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन अटेंड। ठीक है ना। सेकंड है क्राउथर है, इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन का जो स्टेट होता है वो किस तरह होता है, the prices are rising, प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो राइज हो रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। और दूसरी तरफ पे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो फॉल होता जाता है। ठीक है ना। एक तरफ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरी तरफ पे वैल्यू ऑफ मनी वो डिक्रीज होता जाता है। अब दूसरा जो है, कॉलबर्ट ने क्या किस तरह डिफाइन किया इन्फ्लेशन को। कॉलबर्ट ने कहा कि इन इन्फ्लेशन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। ठीक है, इन्फ्लेशन में जो सूरत हाल इस तरह होता है कि बहुत ज्यादा जो मनी होता है वो चेस करता है बहुत कम गुड्स को। ठीक है ना। हमारे पास मनी बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है, जिससे हम अपने जो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं गुड्स और सर्विस, जिससे हम उस तरह वो परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, टू फ्यू गुड्स को हम परचेज कर सकते हैं विद टू मच मनी। ठीक है, ये बात इसने इस तरह कहा। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव definitions ऑफ इन्फ्लेशन। All the above definitions are showing that inflation is a continuous process, and they also show that inflation is a condition in which prices rise and money value decreases। फिर बोलता हूँ, all the above definitions are showing that inflation is a continuous process, and that also show that inflation is a condition in which prices rise होता है product goods और services की, and money value decreases due to inflation। the real value of money डिक्रीजेस, जो रियल वैल्यू ऑफ मनी वो डिक्रीज होता है, दैट इज द परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। मतलब हमारा जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज होता है। परचेसिंग पावर से मुराद ये है कि हम जब कोई प्रोडक्ट या गुड्स सर्विसेज परचेज करते हैं, ठीक है, अपने लिए,
ठीक है, बिजनेस के लिए जो भी है वो हमारा कम होता है परचेसिंग पावर ड्यू टू इन्फ्लेशन। परचेसिंग पावर क्यों कम होगा, क्यों डिक्रीज होगा परचेसिंग पावर? क्योंकि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन यह है कि मनी तो है लेकिन वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है और प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है प्रोडक्ट और सर्विसेज की। ठीक है, जैसे हमारा परचेसिंग पावर डिक्रीज होता है इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन में हमेशा परचेसिंग पावर डिक्रीज होता है। Other terms related to inflation. Now, these are the other terms related to inflation. There are three terms, other terms related to inflation. एक होता है disinflation, disinflation, एक होता है stagflation और एक होता है hyperinflation. सिंपल सिंपल उसी तरह वो डेफिनेशन है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन में कमी आ गई है, अब थोड़ा सा आहिस्ता कम हो गया, डिसइन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन से हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, हमारा इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है, रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन। द रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज डिसइन्फ्लेशन। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन में जो कमी आती है उसको क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। द रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज डिसइन्फ्लेशन, उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब है? स्टैग्नेंट वाटर, गंदा पानी, कड़ा पानी, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट से निकला है, जो कड़ा पानी होता है उस स्टैगफ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन कंबाइंस विद इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो स्टैगफ्लेशन का मतलब बहुत बुरा हालत, जिसमें इन्फ्लेशन भी होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा होता है और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी होता है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब है इकोनॉमी अपनी जगह पे कड़ा रहता है, स्टैग्नेशन का मतलब कड़ा पानी, गंदा पानी जो खड़ा आता है, स्टैग्नेशन गंदा होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी हम फंस गए हैं, खड़े हैं उसी जगह पर, खड़े ना आगे जा रहे हैं, बस उसी तरह फंसे हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और इन्फ्लेशन भी हाई है। जब हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन तो हाई होता है, उसके साथ साथ इकोनॉमी की भी हालत बहुत खराब होती है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होता है और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होता है। और उसके बाद है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो डिसइन्फ्लेशन होता है, एक हाइपर इन्फ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एकदम से एक्सप्लोजन हो जाती है इन्फ्लेशन में, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस, डिसइन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस, और हाइपर इन्फ्लेशन है रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। Hyperinflation, and out of control inflationary spiral is known as hyperinflation। मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा जो बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। इस डायग्राम से देखें, ये डिसइन्फ्लेशन है, द इकोनॉमी है, ये जो बंदा आदमी है ये इकोनॉमी है, उसके हाथ में बलून है, तो ये है डिसइन्फ्लेशन, कमी है उसमें, अभी डिसइन्फ्लेशन है ये। ठीक है, ये इधर देखें, ये डिसइन्फ्लेशन है, ये डिसइन्फ्लेशन शो कर रहा है इधर नीचे, डिसइन्फ्लेशन अभी छोटा है, इन्फ्लेशन में कमी आ गई है। ये स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन तो हाई है, उसके साथ इकोनॉमी भी स्टैग्नेंट है और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। और एक हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन में बहुत रेट में बहुत बढ़ गया है, इधर रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ है, और हाइपर इन्फ्लेशन में, डिसइन्फ्लेशन में रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ है, और हाइपर इन्फ्लेशन में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, बहुत बढ़ गया है। ठीक है, उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको पढ़ते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं? डिमांड में जो द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, जो डिमांड होता है गुड्स एंड सर्विसेज वो इंक्रीज होता है, एंड प्रोडक्शन रिमेन्स सेम, और जो प्रोडक्शन होता है वो रिमेन्स द सेम और डज नॉट इंक्रीज एज फास्ट। जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होता एज फास्ट एज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस। ठीक है, एक तरफ पे डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पे प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम होता है और डज नॉट इंक्रीज एज फास्ट। ठीक है, The excess demand results in prices being pulled up। जो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे हमारा प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ पुल होते हैं, पुल हो जाते हैं डिमांड की वजह से। गुड्स और सर्विस की जो डिमांड इंक्रीज होता है उससे हमारा जो प्राइसेस है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है ना, ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स
व्हेन टोटल डिमांड, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो कब अकर होता है? व्हेन टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द टोटल सप्लाई। जो डिमांड होता है गुड्स और सप्लाई का वो एक्सीड होता है, उस वो ज्यादा बढ़ जाता है किसके मुकाबले में? टोटल सप्लाई के मुकाबले। सप्लाई तो कम है और डिमांड गुड और सर्विसेज का ज्यादा है। ठीक है, सप्लाई कम है और डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा है। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हैपेंस व्हेन देयर इज एन इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, डिमांड इंक्रीज हुआ है और सप्लाई डिक्रीज होता है, डिमांड सब। ठीक है, दिस इज कॉस्ट। द सेकंड इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है जिससे वो इन्फ्लेशन आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, महंगा हो जाता है। हम कोई चीज जब प्रोडक्शन करते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस उसके प्रोडक्शन करते हैं, कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट पुश अप द प्राइस लेवल। चूंकि कॉस्ट इतना बढ़ जाता है जिससे जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। डिमांड पुल में क्या था? डिमांड पुल इन्फ्लेशन में ये था कि उसमें डिमांड इतना बढ़ जाता है जिससे प्राइसेस हाई हो जाती है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना बढ़ जाता है जिससे प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पुश अप द प्राइस लेवल, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ दिस इज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कॉजेज क्या क्या है? सिंपल लिखा हुआ है कि इस वजूहात की बिना पर हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारी इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है। चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इससे हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन आ जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल कंट्री में इकोनॉमी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। इंपोर्टेड गुड्स, जो इंपोर्ट करते हैं गुड्स वो बहुत ज्यादा आ जाता है जिससे हमारा इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज, इंक्रीज वेजेस सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उससे भी इन्फ्लेशन आता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आते हैं उसमें, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आते हैं। कॉज इन्फ्लेशन में ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, करप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, सिंपल है, इस मुश्किल नहीं है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है ना, ये सारे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन थे। नाउ ये कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, दीज आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, population explosion, political instability, imported goods, increase in wages and salaries, climatic factors, oil prices, corruption, slow agriculture development, slow industrial growth. Now effects of inflation. Inflation के effects क्या होते हैं? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। इन्फ्लेशन से एक इफेक्ट वही है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिक्रीजिंग द परचेसिंग पावर, जिससे परचेसिंग पावर में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। हम कुछ जो प्रोडक्ट सर्विस परचेज करते हैं वो हम नहीं कर सकते, परचेसिंग पावर में कमी आ जाती है। डिक्रीज इन स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, शेयर्स में कमी आ जाती है। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन आ जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ मॉनेटरी स्टेट सिस्टम, जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा उसमें मुतासर हो जाता है, खराब हो जाता है मॉनेटरी सिस्टम। इन्वेस्टमेंट फॉल, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, रेमेडीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि हम किस तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रेमेडीज का मतलब यह है कि किस्म के वो है वो कौन से फैक्टर्स है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन रेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, फॉलोइंग आर सम रेमेडीज टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एसेंशियल आइटम्स, जो एसेंशियल आइटम्स है उसकी सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दो। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करे, उस पर चेक रखे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उसको कम करे, गवर्नमेंट अपने खर्चों को एक्सपेंडिचर्स को कम करे। ठीक है, रिड्यूस पब्लिक बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, जो पब्लिक बोरिंग हो जाता है, पब्लिक बोरिंग करते हैं वो गवर्नमेंट को डिक्रीज करना चाहिए। कंट्रोल डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट को चाहिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करे। प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज, प्रोविजन कर सकते हैं हम अपने सब्सिडीज को। एक्सप्लोर न्यू एनर्जी रिसोर्सेज, हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नए एनर्जी रिसोर्सेज को तलाश करे, जिसमें सच एज सोलर एनर्जी,
सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स एक्सेट्रा, जिससे हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, अगर हम इस न्यू एनर्जी रिसोर्स को, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को इन्हिसार करते हैं जिसकी वजह से हम उसमें पड़ जाते हो। ऐसी चीज़ें, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज है, रिसोर्सेज है, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इससे हम कमी ला सकते हैं इन्फ्लेशन में। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना। नाउ मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये देयर आर broadly थ्री वेज, हम किस तरह कर सकते हैं कंट्रोल इन्फ्लेशन को। देयर आर broadly थ्री वेज टू ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। फर्स्ट इज द मॉनेटरी मेजर्स, सेकंड इज द फिस्कल मेजर्स, थर्ड इज डायरेक्ट और अदर measures. First is monetary measures. Monetary का मतलब money measures. Monetary policy is the process by which the monetary authority of a country controls the supply of money. क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है सप्लाई ऑफ मनी, उसका मतलब है उसको कंट्रोल करना चाहिए सप्लाई ऑफ मनी को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इकोनॉमी में। ऑफन टारगेटिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट for the purpose of promoting economic growth and stability. The official goals usually include relatively stable prices and low unemployment. Monetary policy is adopted by central bank of a country. Most central banks use high interest rates as the traditional way to fight or prevent inflation. Decrease money supply को डिक्रीज करना चाहिए। डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, जो हम बैंक से कर्जे लेते हैं, लोन लेते हैं, उसको उसमें अवेलेबिलिटी में कमी कर दे। बैंक्स देते हैं कर्जे, लोन्स वगैरह कस्टमर्स को, उसमें कमी कर दे। डिक्रीज करेंसी कंट्रोल में डिक्रीज करना चाहिए। सेकंड है फिस्कल मेजर्स है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इज द डिलिबरेट चेंज इन आइदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस टू स्टिमुलेट और स्लो डाउन द इकोनॉमी, ठीक है। तो फिस्कल मेजर्स में क्या है? इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन सेविंग्स, सरप्लस बजट्स। फिर है डायरेक्ट और अदर मेजर्स में इट मीन्स द स्टेप ऑफ गवर्नमेंट लाइक रेशनिंग ऑफ गुड्स एंड फ्रीजिंग ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस। रेशनिंग ऑफ सेव करना, गुड्स को राशन करना, ठीक है, स्टोर करना। एंड फ्रीजिंग ऑफ प्राइसेस, अपने प्राइसेस को फ्रीज करना, वेजेस को फ्रीज करना, ताकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए आहिस्ता फिर वो उसकी तरफ जाएगा। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज वॉलंटरी सेविंग्स ऑफ पीपल बाय गिविंग देम वेरियस इंसेंटिव्स, ठीक है, सेविंग्स को इंक्रीज कर दे अपने, ठीक है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन, रैशनल वेज पॉलिसी, प्राइस कंट्रोल ऑफ स्मगलिंग, इंडस्ट्रियल पीस, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, नो डेफिसिट फाइनेंसिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, सिंपल लिविंग। सिचुएशन इन पाकिस्तान, इन्फ्लेशन में सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? टुडे इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज वेरी हाई। According to Economic Survey 2009-10, its rate is 13.3%. According to ESP 2011-12, rate of inflation CPI is 10.8%. Pakistan has an average of 11.6% inflation per year. ठीक है, तो इन्फ्लेशन एक अच्छे सूरत हाल नहीं होता, इससे हमें निकलना होगा, ठीक है। आसान काम नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत से मसले सामने लाता है। ये एक चार्ट बताया गया है 2002, 2003, 4, 5, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, ये इन्फ्लेशन रेट बताया गया है कि देखिए 2002 में इन्फ्लेशन इतना नहीं था, 3 में भी कम है, 4 में थोड़ा बढ़ गया, 5 में थोड़ा बढ़ गया, 6, 7, 8 में बहुत ज़्यादा था, इन्फ्लेशन 20% तक आ गया है। फिर 9 है, 10 है, 11, 12, सारी सिचुएशन क्या है? इन्फ्लेशन का बताया गया है कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट क्या है। कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट विद बांग्लादेश इन्फ्लेशन रेट। तो ये चार्ट भी देखे, ये है, ये जो येलो है ये पाकिस्तान है, जो रेड है ये बांग्लादेश है। 2002 में तकरीबन बराबर है, 2003 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, 2004 में तकरीबन ज़्यादा है, 2005 में बांग्लादेश का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, 2006 में भी बांग्लादेश ज़्यादा है, 2007 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, 2008 में बांग्लादेश का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा था, 2009 में बांग्लादेश का ज़्यादा है, 2010 में भी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है बांग्लादेश का, 2011 में भी बांग्लादेश का रेट ज़्यादा है, 2012 में भी बांग्लादेश का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है। ठीक है बेटे, तो ये था इन्फ्लेशन का टॉपिक चैप्टर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन का क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सिंपल है। इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि प्राइसेस इंक्रीज होते हैं प्रोडक्ट्स के, गुड्स की, सर्विसेज की। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो मनी की जो वैल्यू है या हमारी जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज होता है।
डिक्रीज होता है, जिससे हमारे मसला आता है, ठीक है, परचेज नहीं कर सकते हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को, मनी की वैल्यू नहीं होती, प्राइसेस तो हाई होते हैं लेकिन हम उसको खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का मतलब यही है बेसिकली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।